मिड ईस्ट में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। मिड ईस्ट यानी मध्य पूर्व यानी मशरिक़े वस्ता, और जंग के बादल इस तरह मंडरा रहे हैं कि वही डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पिछली बार जब ईरान और इस्राएल के बीच 13 दिनों की जंग हुई थी, उसके दरमियान ईरान पर हमला किया था और कहा था कि हमने ईरान का काम यानी कि जो एटॉमिक एनर्जी जो सेंटर था उसका काम तमाम कर दिया है, ईरान के न्यूक्लियर अफजूदगी के सेंटर को तबाह कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ईरान पर हमला करना जरूरी है। अब उसके लिए अमेरिका को कोई बहाना चाहिए था। ईरान में हालिया दिनों कुछ अनरेस्ट देखा गया। ईरान के अंदर वहां की पब्लिक, खासतौर से ताजिर बिरादरी सड़कों पर आ गई, महंगाई के खिलाफ, ईरान की करेंसी रियाल की गिरती कदर के खिलाफ। और उस प्रोटेस्ट को अमेरिका ने हाईजैक कर लिया। अमेरिका ने कहा कि अगर प्रोटेस्टर्स को मारा गया, उन्हें शूट किया गया, तो हम ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी टू सेव देम। मतलब क्या है? एक दूसरे मुल्क में मुदाखलत करके, हस्तक्षेप करके, वी आर रेडी, वी आर लोडेड एंड रेडी, ये स्टेटमेंट था। उसके बाद दुनिया यह देख रही है कि किस तरह से ईरान के आसपास अमेरिका अपने सोल्जर्स की, अपने फौजियों की घेरा तंग करता जा रहा है। चाहे वो पर्शियन गल्फ हो, चाहे हिंद महासागर हो, अमेरिका के जो फ्लाइट कैरियर्स हैं यानी युद्धपोत, वो आते नजर आ रहे हैं, फाइटर जेट्स। यहां तक की खबर है कि एक हेवी डिप्लॉयमेंट जो काफी दिनों बाद अमेरिका ने कहीं अपनी फौजों को इस तरह से डिप्लॉय किया है, वो देखा जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट क्या आता है कि हम हालात पर कड़ी नजर रख रहे हैं, हम उन्हें अपनी निगरानी में रख रहे हैं, अभी हम कुछ करेंगे नहीं। अमेरिका चाहता क्या है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है? अगर अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है तो कब तक कर सकता है? अगर हमला करता है तो ईरान का जवाब क्या होगा, कैसा होगा? क्योंकि ईरान के जो आला सरबराह है, लीडर है, वो कह चुके हैं कि वी आर ऑल रेडी, हमारी उंगलियां ट्रिगर्स पर हैं। सवाल यह है कि क्या जंग की कोई एक बड़ी वजह है अमेरिका के पास दुनिया को यह बताने के लिए कि अगर जंग होती है, अगर अमेरिका ईरान पर हमले करता है तो आखिर क्यों? कई सवाल हैं। अगर जंग होगी तो क्या यह सिर्फ मिड ईस्ट तक इसका असर होगा? क्या इसके असर से मिड ईस्ट के बाहर के भी लोग, बाहर के भी देश इससे प्रभावित होंगे? भारत का किरदार उसमें क्या हो सकता है? ऐसे कई सवाल हैं। इस पर आज हम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पास एक खास जो पैनलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। तो आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे पास एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि क्या है इस पूरे हालात की सच्चाई। मोहम्मद अमीन, फॉर्मर डिप्लोमैट, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो एक्सपर्ट है मिड ईस्ट अफेयर्स के। सबसे पहले ब्रिगेडियर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप जरा हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को यह बताएं कि जो फिलहाल स्थिति है वो क्या है? क्या ये जंग के बादल ही हैं जो कभी भी बरस सकते हैं? देखिए, जो ईरान की बेसिक प्रॉब्लम है, जो जस्टिफिकेशन अमेरिका की तरफ से है, वो थी न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं जाने चाहिए किसी भी कीमत पे। उसके अलावा उनका जो अल्टीरियर मोटिव है वो है ईरान का ऑयल, वो है ईरान के मिनरल्स, और सबसे बड़ी बात चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस या यूएसएस रशिया का बढ़ता इन्फ्लुएंस ईरान के अंदर जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट पूरी कर दी है, अपना कैरियर ग्रुप को मूव कर दिया है। जितने भी उनकी फोर्सेस हैं, 10 के करीब उनके जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट पे, सब हाई अलर्ट पे हैं, कभी भी हमला होने की ताक में हैं। परंतु उनकी तरफ से बयान क्या आ रहे हैं कि हम सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं। अब वो क्या वॉच कर रहे हैं सिचुएशन को? वो उनके पास दो तरीके हैं। एक है काइनेटिक मींस के जंग करना, दूसरा है नॉन काइनेटिक मींस कि जो वहां पे ऑलरेडी अनरेस्ट है उसको और बढ़ावा देना। अभी यहाँ पे अगर वो काइनेटिक मींस का यूज करते हैं तो जो पेजेश्कियां हैं या आयतुल्लाह खुमैनी है,
वो अपने लोगों को बोलेंगे, जो अभी भी कहा जाता है कि 20% से ज्यादा उनके फेवर में है, वो बोलेंगे देखिए ये सब अमेरिका करवा रहा है, और 1979 जैसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट कर दी जाएगी जो अमेरिका से इंटरेस्ट में नहीं है। दूसरा है कि वो अयतुल्ला खुमैनी को एकदम वहां से गायब करवा लें विद द हेल्प ऑफ मोसाद एंड इजराइल। उसका करने से क्या होगा, ईरान में इनाकी फैल जाएगी, लॉलेसनेस फैल जाएगी। अब उनको चाहिए कि ये जो राइजिंग है वो इस स्टेज पे पहुंचे कि वो जनता जो है वो खुद ही उनको आईआरजीसी और उनके जो अयतुल्ला खुमैनी के जो लोग हैं, जो उनके खिलाफ उनका आंदोलन है, इन्फ्लेशन है, लिबर्टीज की बात है, बाकी और जो है उनसे उखाड़ फेंके और अपनी किसी भी तरह से रजा पहलवी को धीरे धीरे वो वहां पे इंस्टॉल कर सकें। अगर आपने देखा हो, रजा पहलवी ने ऑलरेडी टेलीविजन पे आना स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने लोगों के फेवर में अपनी स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी हैं। तो ये बेसिक एक डायलेमा है। और यहाँ पे ईरान की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं कि वो भी झुकने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं हम अटैक करेंगे, परंतु उन्होंने बहुत सारी मिसाइलों से अटैक इसराइल पे पहले भी किया था, तो इसराइल का जो आयरन डोम है उसको अब्जॉर्ब कर गया। दूसरा जो मेन वेपन उनके पास है हूथीज, हमास और हिजबुल्लाह, परंतु इन तीनों की तीनों जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन इनको वो फंड करते हैं, इनकी टॉप लीडरशिप को इसराइल ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो इस किस्म का एक डायलेमा है। ट्रंप देख रहे हैं कि कब पासा पलटता है, कि ऐसा पलटना चाहिए कि उन पे भारी ना पड़े और उनके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट कर जाएं। तो जहां तक अटैक का ख्याल है, मेरे ख्याल में वो लास्ट ऑप्शन होगी। पहले वो कोशिश करेंगे कि इसका जो नॉन काइनेटिक मीन्स के साथ जो तख्ता पलट हो जाए और वो जो भी गवर्नमेंट वहां बैठे वो प्रो अमेरिका हो। ठीक है, ओके ब्रिगेडियर साहब, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन मैं आपके पास आना चाहता हूं। इससे पहले भी हमने आपसे इस पर चर्चा की है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या ये तमाम सिग्नल्स और ये जो जंग के बादल तो बिल्कुल मंडरा ही रहे हैं, क्या ये बादल बरसेंगे भी, या सिर्फ अमेरिका किसी स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो ये तमाम फौजी मूवमेंट करा रहा है? ये दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है, इतना बड़ा आर्मडा शायद पहली बार जो है अमेरिका बहुत दिनों के बाद यहाँ पे लाया है जी, और इसमें बड़े खर्चे हुए हैं। तो क्या ये खर्चे बगैर किसी नतीजे के खत्म हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं लगता। तो इसे नतीजा लेने के लिए अमेरिका जो है एक तरीके का बहुत जबरदस्त प्रेशर ऑ एंड फियर क्रिएट कर रहा है ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ईरानियन मिलिट्री के ऊपर, आईआरजीसी के ऊपर एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है जो पब्लिक जो है ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ है उनको बहुत बड़ा हौसला देने की, ताकि ये इंटरनली जो है कुछ करने के लिए तैयार हो जाए जी। और आर्मी जो है ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन डिफेक्शन में आ जाए और डिफेक्ट करे और वहां पर अलग होकर एक गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाए। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन होगा ईरान में। लेकिन हालात ऐसे लगते नहीं है कि करंट खामनाई और उनके सपोर्टर्स जो हैं इस तरीके से गिव अप करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद प्रोटेस्ट के जरिए आई थी, तो प्रोटेस्ट के जरिए जाएगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा उनका जी। तो जैसे कि कहा जा रहा है 36 से 40 घंटे के अंदर ये अटैक होने की पूरी संभावना है जी। और अटैक जो है एक ब्लिट्जक्रिग जिसे कहते हैं जर्मन वर्ड के, बहुत तेजी से हर तरफ से किया जाएगा। एयर, लैंड, मिसाइल, वाटर, तो चारों तरफ से करने की कोशिश की जाएगी। और उसमें अभी जो न्यूज मिली है उसमें ब्रिटेन भी शामिल हुआ है, अपना टाइफून जो है कतर के अल उदेद एयरबेस पर भी उतार दिया है जी। तो ये 3 कंट्रीज की आर्मीज जो है बुरी तरीके से ईरान को अपने प्रेशर में लिए हुए हैं, इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका जी। तो हालात जो है बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी खड़ा हुआ है अपने पैरों पे अभी तक। और एक रीजन मैं कर्नल साहब के उसमें और ऐड करना चाहता हूं कि क्या रीजन है कि अमेरिका ईरान के ऊपर इतना खफा है और अटैक करना चाहता है। कल भी आपने सवाल किए जी। सबसे बड़ा रीजन जो है वो हम उसको मेंशन नहीं करते। हमारा सारा अटेंशन जो है ऑयल है, स्ट्रेटजी है, इजराइल है, उसी पर नाचता है। लेकिन उससे हटकर भी बहुत ही स्पेसिफिक एलिमेंट्स है, वो है इस्लामिक एलिमेंट। ईरान की गवर्नमेंट जो है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को एक मैसेज दे रही है कि यू शुड थ्रो अवे द वेस्टर्न सिस्टम एंड इस्टेब्लिश योर ओन। और ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज है जिससे जो है पूरी, अब आप देखिए, अगर देखिए तो इस्लामिक जो रूलर्स हैं उनकी स्टैंड दूसरी है, पब्लिक की जो इस्लामिक पीपुल ऑफ इस्लाम है, फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम है, उनके अंदर एक अलग तरीके का वलवला है और ईरान को लेकर बहुत बड़ा सपोर्ट है।
और इवन की सऊदी अरब, यूएई, कतर, इनकी जो है पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा नीचे चली गई है गाजा को लेकर, उसके बाद को लेकर। जी। जिस जिस ग्रुप्स को ये लोग जो है टेरर फाइनेंस, टेरर ग्रुप कहते हैं, वो लोग उनको एक एज ए हीरो, एज ए रेजिस्टेंस ग्रुप कहते हैं, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो है, और ईरान एक ओल्ड सिविलाइजेशन है। बिल्कुल। मैं जाकिर साहब ये हमारा सेकंड राउंड में मैं इस पे और चर्चा करूंगा तमाम पैनलिस्ट से। मैं फर्स्ट राउंड में सिर्फ इस पे मरकूज रखना चाहता हूं कि ये तमाम जो डिप्लॉयमेंट है, ये हेवी जो डिप्लॉयमेंट है, खुद डोनाल्ड ट्रंप अपनी जुबान से कह चुके हैं कि हमने बहुत बड़ी मिलिट्री जो है वहां सराउंड की है, लेकिन अभी हम कुछ करेंगे नहीं, हम निगरानी रख रहे हैं। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर डिप्लोमेट। अमीन साहब, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? मतलब वो कह रहे हैं कि इससे पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था 10-12 दिन पहले कि वी वर टोल्ड कि वहां किलिंग्स नहीं हो रही है, सो अभी हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। फिर ये देखा गया कि उन्होंने अल उदैद से जो है वो बेस को खाली किया था। फिर खबर आई कि इराक से भी जो है फौजी बेस को खाली किया। फिर दूसरी तरफ ये डिप्लॉयमेंट इस तरह से हुआ। तो क्या ये खाली करना दरअसल कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी थी और उनको डिप्लॉय करना था ऐसी जगह से जहां से ईरान पर ज्यादा और जो है तीन तरफा हमला किया जा सके, जैसे जाकिर साहब कह रहे हैं? देखिए, जो ट्रम्प साहब हैं वो कभी सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। जैसे उनके कमांडर हैं IRGC के माजिद मसूरी साहब ने उन्हें कहा जी कि ये जो कहा जा रहा है इस बात का कि हम ईरान पे हमला करेंगे, तो वो ईरान पे हमला करके देखें। वो आए जरा ग्राउंड में, हम उनसे मुकाबला करना चाहते हैं। उनके जो ब्रिगेडियर हैं माजिद मसूरी साहब ने उन्होंने खुला चैलेंज किया है अमेरिका को, जबकि उन्होंने अपने सुप्रीम कमांडर को अंडरग्राउंड कर दिया है तेहरान के अंदर, और बहुत ही सेफ हाउस में उनको शिफ्ट कर दिया गया है, और उनके तीसरे बेटे उन्होंने कमान संभाल ली है। लेकिन ये देखा जाए कि फिर भी अभी ये ग्रीनलैंड का मुद्दा रुका नहीं है। कनाडा से उनकी लड़ाई चली रही है, रशिया से इधर लड़ी रहे हैं, और वो चाइना से भी उनके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, कोरिया से भी अच्छे रिश्ते नहीं हैं। और अभी जो हुआ था फिलिस्तीन वाला, उसमें हमारे ईरान ने जो है उनके अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो इजराइल डोम के ऊपर। तो इसलिए जो है अब देखना होगा कि वहां पे क्या कोशिश बनती है और किस तरह से होता है। जबकि इनका ये कहना है कि उन्होंने फौजें तो आपने बताया कि हटाई हैं, आसपास से हटा ली हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो जहाज है, वॉरशिप जो जिसका नाम है अरमोदा, वो वॉरशिप ईरान की तरफ मूव कर रहा है। यानी उनका जो वॉरशिप है कंप्लीट है, वो वार के लिए कोई जरूरी नहीं कि कोई और चीज चाहिए उसको, कंप्लीट उनका वॉरशिप है। उसके अंदर प्लेन है, उनके अंदर जितने भी औजार हैं, जो लड़ाई के जो इक्विपमेंट्स हैं, वो ब्रिगेड साहब के लेकर बताएंगे, उसमें हर चीज उनके मौजूद है। लेकिन आप ये बात देखेंगे कि जो उनके मोहम्मद सईद साहब हैं, उन्होंने यही कहा है कि आप चिंता ना करें, अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम उनसे लड़ने को तैयार हैं। पिछली बार भी याद होगा कि ईरान पे जो उन्होंने अटैक किया था, बाद में उनको हटना पड़ा था अमेरिका को। अमेरिका अब कई तरफ से फ्रंट नहीं खोल सकता, लेकिन उसको ये भी याद रखना होगा कि जो न्यूक्लियर वार की बात की थी पिछली बार, उनको न्यूक्लियर वार के जो कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट, वो रशिया ने उनको मौसूल करा दिए हैं ईरान को, और ईरान के पास वो हैं। और इनकी जो मिसाइलें हैं वो पिछली बार मार कर रही थी इजराइल तक। इसलिए वो थोड़ा कुछ समझदारी से किस तरह मूव करते हैं तो देखना होगा। लेकिन हाँ, ये वो सोच रहे हैं कि हमने सबसे पहले वहां पर अनरेस्ट फैलाया, जेनसेट का मामला फैलाया, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुआ। वहां उन्होंने पकड़ लिए उनको मार भी दिया उन लोगों को, और फांसी भी दे दी। ये कहते रह गए कि हम लोगों को ऐसा मत करिए, हम आप पे अटैक करेंगे, लेकिन वो कर नहीं सके, क्योंकि आज ट्रम्प साहब चारों तरफ से फंस चुके हैं। चाहे वो टैरिफ की मार हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की बात हो, हर तरफ से वो क्लच में फंसे हुए हैं। तो अभी तो क्या अमीन साहब, मैं अब सेकंड राउंड शुरू करता हूं, क्वेश्चन का आप ही से शुरू कर देता हूं। पहला ये कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बी है? अगर आप कह रहे हैं कि वो अनरेस्ट फैला करके तख्ता पलट करने वाली हालात तक नहीं पहुंच पाया, चाहे ऐसा अमेरिका अगर चाहता होगा, शायद अमेरिका या इजराइल ईरान के बारे में, तो क्या ये प्लान बी है जो अब ये फौजी मूवमेंट है? दूसरा, अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हो फंसे हुए, तो क्या उस फंसे हुए से निकलने के लिए उन्होंने ये स्टैंड अपना लिया है कि किसी पर अटैक कर दो, एक नेशनल सेंटीमेंट जग जाएगा? नहीं, वो अटैक तो नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कई उनके ठिकाने खुले हुए हैं। आप देखिए, ग्रीनलैंड पास भी वार करना चाहते हैं, वहां भी उनकी मूवमेंट चल रही है। उधर कनाडा से अच्छे रिश्ते नहीं है। इधर आप सेंट्रल एशिया में देखिए उन्होंने क्या किया हुआ है। इस तरीके का पाकिस्तान में देखा जाए तो जहाँ पे आ जाएगा मसला आपका ईरान का तो है, लेकिन आप देखेंगे कि बीच में जो चीज़ें और आ रही हैं, उसमें आप फिलिस्तीन देखेंगे। फिलिस्तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शिया मुस्लिम हो चाहे सुन्नी मुस्लिम हो, दोनों ही मुस्लिम फैक्टर को ज़्यादा
तवज्जो देना है। इसलिए अब देखिए कि इन लोगों को अब की बार वो स्पेस नहीं मिल पाएगा जो पिछली बार मिल गया था। जैसे कि यूएई चुप बैठ गया था, आपका जॉर्डन चुप बैठ गया था और इनको अटैक करने दिए थे, या उनके जो ईरान के मिसाइल थे उनको रास्ते में दबोच लिया था, गिरा लिया था और वो नहीं इजराइल तक पहुंच सके थे। अब इजराइल को ज्यादा फिक्र है अपनी, क्योंकि अगर ये वार होती है तो इसमें इजराइल को सीधे नुकसान होने वाला है। ठीक है, ओके। मैं ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान रिटायर्ड आपके पास आना चाहता हूं। ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि अगर मान लीजिए अमेरिका सिर्फ डराना ही चाहता है, तो सिर्फ डराने के लिए इतना ज्यादा, मतलब जाहिर सी बात है पैसे काफी खर्च हुए होंगे ना ये तमाम आर्माडा को मूव कराने में। और जैसा कि अभी डॉक्टर जाकिर कह रहे थे कि तीनों यानी कि नेवी, एयर और जो ग्राउंड फोर्सेस हैं पूरे को मूवमेंट कराने में, सिर्फ वो क्या सिर्फ महज डराने के लिए ऐसा करेगा? और जो अभी टर्की के एक बहुत सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल, उनका स्टेटमेंट आया था कि इसराइल बहुत जल्द ईरान पर हमला कर सकता है, तो क्या ये अमेरिका जो है वाया होगा कि इसराइल हमला करे ईरान पर, और ईरान अगर ज्यादा कुछ खतरा दिखता रहा है तो फिर अमेरिका जो है फिर वो ईरान पर अटैक करेगा? मैं थोड़ा चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए आप ये बताएं कुछ। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि यदि युद्ध होता है तो वार ईरान भी करेगा, 100% करेगा। और ये कहना कि ईरान के जीरो होगा, वो नहीं। ईरान भी नुकसान पहुंचाएगा अमेरिकन को या इजरायलीज को, या अगर ब्रिटिश अगर अंदर आ जाते हैं, नंबर एक। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ईरान तो फिर भी ईरान है ना, वो अमेरिका तो नहीं है ना, वो अमेरिका और ब्रिटेन और इसराइल की मिली हुई ताकत तो नहीं है ना। देखिए, मैं वही कहने के जा रहा हूं कि जो भी दो कंट्रीज वॉर पे जाएंगे, दोनों ही वॉर करेंगे जितनी भी उनके पास ताकत है। और जहां तक ईरान का सवाल है, वो अमेरिका के सामने कहीं भी नहीं टिक सकता, किसी भी तरीके से नहीं टिक सकता, ये उनको भी मालूम है। उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि जो गुरिल्ला वॉरफेयर जो है उनके तीनों, जिसका मैंने पहले भी बोला, उनके तीनों की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। हमास की बिल्कुल ही खत्म, हिजबुल्लाह और हूती की भी खत्म हो चुकी है। तो उनकी भी जो इफेक्टिवनेस है वो कम है। बाकी दूसरा ये कहना कि ट्रंप साहब फंस चुके हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी हर चीज को प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं और वो फर्मली इन कंट्रोल हैं। यहां पे एक ही डायलेमा इस वक्त ये है कि यदि वो डायरेक्ट एक्शन करके इवन खुमानी को निकाल भी देते हैं, उनको अपडेट करा लेते हैं या उनको एग्जीक्यूट करा देते हैं, असैसिनेट करा देते हैं, तो उसके बाद ईरान की गवर्नमेंट कौन संभालेगा उस वक्त? क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, कोई भी लीडर नहीं है, लीडरशिप कहीं नहीं है। के वैक्यूम में वहां पे अनार्की फैल जाएगी और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो पूरे नहीं होंगे और दुनिया के सामने थोड़ा सा फेस सेविंग मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि प्रेशर बनाए रखे। और जो अटैक, तो क्या ब्रिगेडियर साहब, छोटा सा सवाल, क्या ये प्रेशर ईरान के बहाने से चाइना और रशिया पर भी है? ये बिल्कुल 100% है। अभी देखिए, चाइना और जो रशिया है वो ओवरटली खुल के ईरान की सपोर्ट में नहीं आए हैं, सिर्फ बयानबाजी है, सिर्फ सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट। और प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ये चाह रहा है किसी भी तरीके से समय लगा करके प्रोटेस्टर्स को और उकसाया जाए, उनके ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं और बढ़ते जाएं और अल्टीमेटली वही निकालें और कोई पॉपुलर लीडरशिप मिले जो अमेरिका के फेवर में हो। सिर्फ उस चीज का इंतजार किया जा रहा है और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, काइनेटिक प्रेशर भी और नॉन काइनेटिक प्रेशर भी। यहाँ पे मोसाद है, MI6 है, CIA है, वो सब बिल्कुल एक्टिव हैं। वो 100% जो ईरानियन लीडरशिप है वो कहाँ छुपे हैं, कहते हैं 100% अंदाजा उनको पहले भी था और उन्होंने अब्डक्शन किए हैं अर्लियर और आगे भी वो करेंगे। तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अगर ईरान के ऊपर एक्शन होता है तो ईरान की जो गवर्नमेंट है वो किसके हाथ में होगी, वो अमेरिका के फेवर में आएगी कि नहीं आएगी, फिर उस चीज का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर जाकिर, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि अल्टीमेटली गोल तो यही है ना शायद कि ईरान में एक रिजीम चेंज हो और इस तरह की गवर्नेंस वहां पर ईरान में आ जाए कि उस पर अमेरिका का कंट्रोल हो। तो क्या इस वजह से जो इतनी मूवमेंट कराई गई है कि अगर फिर कुछ ऐसा अनरेस्ट वहां पर होता है तो बाद में पूरा कंट्रोल, पूरा ग्रिप बना सके अमेरिका? डॉक्टर जाकिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है जी। खास बात यह है कि बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने रेस किए हैं और बहुत हद तक वो रिलेवेंट है कर्नल साहब के। मसला यहां पर यह आ रहा है कि ईरानियन गवर्नमेंट झुकने को तैयार नहीं हो रही है डिस्पाइट ऑल शो एंड प्रेशर। ठीक है, क्या यही चीज जो है एक परेशान कर रही है कि ये शायद लड़ाई की तरफ ले जाएगी और 36 से 40 घंटे बहुत ही क्रूशियल है जी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ईरान की और तमाम जितने भी फाइटर्स हैं वहां के लीडरशिप मैटर नहीं करती है जी,
लीडरशिप ऑलरेडी जो है लाइफ पाइपलाइन में रहती है, वो सक्सीड करते चले जाते हैं। ये इस्लामिक फाइटिंग फोर्स की, इस्लामिक जो वहां के गल्फ के लोग फाइट करते हैं, उनकी एक स्ट्रेटजी है कि द आर्मी डज नॉट डिपेंड ऑन लीडर और जनरल। तो आर्मी के अंदर खुद एक इनबिल्ट सिस्टम है, क्योंकि आप देखिए गाजा में जो है उनके लीडर को खत्म कर दिया, आज तक लड़ रहे हैं। हमास के लीडर को खत्म कर दिया, आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। हुतीस को खत्म किया, आज तक लड़ रहे हैं। दे आर परचेजिंग टाइम टू रिकूप एंड री इमर्ज। तो यहां पर ईरान की एक दो कमियों को भी मैं बताना चाहता हूं। उसको मैं, ईरानी कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे ऐसे लोग उसको सोचते हैं। नंबर एक ये है कि ईरान ने उस वक्त हिजबुल्लाह का सपोर्ट नहीं किया जब वो डिमांड कर रहा था जी। शायद ईरान ये सोच रहा था कि अगर उस वक्त हम सपोर्ट करेंगे तो हमारे ऊपर ये कहर टूटेगा और हम बच नहीं पाएंगे, जबकि ये होना था जी। दूसरा ये है कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन को लेकर आज 20 साल से ये लगाए हुए हैं, हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे। बनाना था तो बना लेना चाहिए था, नहीं बनाना तो डिक्लेयर कर देते हम नहीं बनाएंगे अपने। लेकिन जाकिर साहब, यहां से आप डिक्लेयर का आपने जिक्र किया तो मुझे एक सवाल याद आ रहा है कि 48 घंटे वो प्रिपेयर कर सकता है, 24 घंटे प्रिपेयर कर सकता है, इस तरह की भी खबरें कई सोर्सेज से चल रही हैं, ये क्या है? देखिए, अब तक अगर बनाना होता ईरान को बना लेते 48 घंटे 44 घंटे। ये हमें समझ में बात नहीं आती है। हमें वही चीज नजर आ रही है कि जैसे सद्दाम हुसैन को लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे कि ये कर देगा वो कर देगा। खबजी में एक मिसाइल भी मारा तो पूरी दुनिया हंसने चीयर अप करने लगी। तो खासकर ईरान के साथ भी यही हो रहा है। ईरान कितना लड़ेगा, कितना डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि दीज फोर्सेज आर वेरी कमिटेड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट वॉचिंग। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कनाडा के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने कार्ने ने कहा कि ये दुनिया जो है, ये सिस्टम अब बिल्कुल टूट रहा है, इसको बचाने में ना लगे, बल्कि मिडिल पावर जो है एक साथ मिलके एक दूसरे की सपोर्ट करके आगे बढ़े और ये कॉर्सिव पावर को हटाएं यहां से जी। तो ये हो ही नहीं रहा है। आप देखिए कि टर्की भी बैठा हुआ है, 14 लोग जो है, 14 मुस्लिम कंट्रीज जो है बोर्ड ऑफ पीस को। जाकिर साहब एक छोटा सा सवाल, और वक्त थोड़ा सा अब कम होता जा रहा है। रशिया और चाइना को लेकर बहुत कुछ चलता रहता है खबरों में, मतलब वो चाहे अफवाह है, गॉसिप है कि रशिया सपोर्ट में है, चाइना सपोर्ट में है, उसने 16 बड़े अपने जो है एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, मतलब वो एरोप्लेन भेज दिया, क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं। इसकी कुछ हकीकत है? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आर्म सप्लाई वगैरह थोड़ा मोड़ा किया है। मेजर सपोर्ट जो चाइना जो कर रहा है वो स्पेस में कर रहा है, वो डेटा डिलीवरी में कर रहा है, जिससे ईरान की जो है मिसाइल्स की जो है हिटिंग कैपेसिटी और टारगेटिंग जो प्रिसीजन टारगेटिंग बहुत बड़ी है, जो 12 दिन के वार में दिखाई दी थी जी। अच्छा, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप मेहमान, आप लोग भी अगर देख पाए तो हमारे दर्शकों को, ये जो आप वीडियो आप देख रहे हैं ना, एक वीडियो जो अभी हमने यहां पर दिखाया, इसमें जो अमेरिका का अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है बहुत बड़ा, उसको लेकर के ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी किया है। उसमें यह बताया है कि ये हमारे बिल्कुल मतलब रेंज में है और हम इसे, अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम इसे तबाह कर देंगे। ये देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक वाला जो है, ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है और ईरानी मीडिया ने इसको जारी किया है। ये तस्वीर ये अमेरिका के उस एयरक्राफ्ट कैरियर की है जो पर्शियन गल्फ में है, और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि हमारे रेंज में ये है, हम अगर अमेरिका ने कोई ऐसी गलती की तो हम इसे टारगेट करेंगे और इस डेक पे जितने भी ये जेट्स हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं उनको निशाना बनाएंगे। अमीन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इस पहले जाकिर साहब आपका रिएक्शन ले लेता हूं इस पर, इस वीडियो के बारे में। ये क्या है? ये अभी मतलब एक तरह से वॉर ऑफ नैरेटिव चल रहा है क्या? देखिए, दो चीजें हैं। ऐसे कहा जा रहा है कि चाइना ने शायद जो है इनके नेवल करियर को ब्रेक करने का मिसाइल दिया है, क्योंकि चाइना, ये जो अब्राहम आया है वो इंडो पैसिफिक से चल के आया है। तो चाइना के सामने भी एक चैलेंज है कि इनके नेवल करियर को किस तरीके से हेज किया जाए, किस तरीके से ब्रेक किया जाए, तो वो मिसाइल कैपेबिलिटी ईरान को दे सकता है। दूसरा ये है कि ईरान की जो स्पेस प्रोग्राम है वो भी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन फिर क्या, मतलब अभी कुछ समझ में बात नहीं आ रही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी ये सवाल मैं करूंगा इसी बारे में। ये जो वीडियो फुटेज जारी किया और ये जो धमकी दी गई कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम इसे तबाह कर देंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका जो मैं वीडियो देख रहा हूं जी, इसमें मुझे ये क्लियर नहीं है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये कौन सा है और कहां पे है। और अगर ये मान लें कि चाइना ने सैटेलाइट इमेजरी करेक्ट दी भी है और वो रेंज के अंदर है भी है, तो भी मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर चाइना के पास स्पेस कैपेबिलिटी है, रशिया के पास स्पेस कैपेबिलिटी है जो ईरान के फेवर में आती है, अमेरिका के पास स्पेस कैपेबिलिटी उससे भी ज्यादा है। और एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप होता है, ये एक जहाज नहीं होता है, इसके इस जहाज का बेड़ा होता है। और बेड़े में कम से कम 20 से 40 जहाज हो सकते हैं, जिसमें एयर डिफेंस, इसमें एंटी मिसाइल डिफेंस, इनमें एंटी सबमरीन डिफेंस,
हर किस्म की चीज होती है। ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर का हिट होना एक दुनिया में समझ लीजिए अमेरिका की अल्टीमेट हार होगी। ठीक ये है, कभी ओके। नहीं हो पाएगा। अमीन साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे जरा ये बताएं कि अगर मिड ईस्ट में जंग भड़क गई, भारत को आप कैसे देखते हैं, क्या किरदार होगा, क्या असर होगा? देखिए, अगर ये वॉर पे जो डिपेंड कर रहे हैं ट्रम्प साहब की हम वार करेंगे, यानी ईरान के ऊपर वार करना चाहते हैं, और ईरान भी अपनी जगह अड़ा हुआ है जी। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने साफ कह दिया कि हम तो लड़ेंगे या मर जाएंगे। दुनिया जानती है कि वो ईरान के लोग जो हैं किस तरह के मारने मर जाने में डरने वाले नहीं हैं, और उनकी तरह थ्रेट नहीं सुनते हैं। वो वाकई करके दिखाने वाले लोग हैं। पहले उनके यहाँ 79 में हो चुका है, आपको पता है, शाह की सरकार को निकाल दिया गया था। मेरा सवाल जी, वो लोग आए। अब आप ये देखेंगे इस बात को कि ये जो वार है, ये वार अगर होती है तो ये थर्ड वर्ल्ड वार होगी। ये इसका मूवमेंट है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें देखिए, ये भी खामोश बैठे हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे वो चाइना हो, स्टेटमेंट दे जरूर रहे हैं, लेकिन वो अपने रीजन में अमेरिका को घुसने नहीं देना चाहते। हमारा इंडिया भी नहीं चाहेगा कि हमारे रीजन में घुसे। वो चाह रहे थे, आपको याद होगा, इससे पहले कुछ दिन का मैं रिकलेक्ट करूंगा मेमोरी को, कि अफगानिस्तान के अंदर जो उनका बना हुआ है एयरबेस, उसको वो लेने की उन्होंने क्लेम करने की कोशिश की थी, जिसको रशिया ने बनाया था, वो भी नहीं देने को मना कर दिया। और अब इस तरह से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस रीजन में घुसने के लिए बहुत दूर है उनके लिए। ठीक है, वार पेड़ा भेज दिया उन्होंने, लेकिन ये कंट्रीज भी कम नहीं है कि अपने एशिया के अंदर उनको घुसने देंगे किसी हाल में। नहीं तो वो किसी में भी कब्जा कर लेंगे। ये कोई वेनेजुला नहीं है कि वहां के प्रेसिडेंट को गए और हथकड़ी डाल के ले आए वहां पे, या ग्रीनलैंड नहीं है जहाँ पे आदमी नहीं रहते। ये वो जगह है जो लोग ने हमेशा, मतलब आप कह रहे हैं ग्रीनलैंड नहीं है, रेड लैंड है, फाइटिंग की है हमेशा, रेड लैंड है, मारने जाने से डरने वाले नहीं है जी अमेरिकन की तरह, कि उनके यहाँ जो सिर्फ वार से लड़ते हैं, यहाँ लड़ने वाले लोग हैं, मरने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों चाहे ईरान के हों, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत। आज देखिए आप, ईरान ने भी जो है तो क्या किया है, ईरान ने भी इस बात को जवाब दिया, ईरान को हमारे इंडिया ने जवाब दिया कि हम उनके साथ हैं। क्या ये दिखलाता है कि इंडिया उस ताकत के साथ है, क्योंकि हर तरफ वो अपनी दादागिरी करना चाहते हैं। आप देखिए, जो हमारा ईरान के पास में हमारा इतना बड़ा बन रहा था पोर्ट, उस पोर्ट को भी चाबार, उस पोर्ट को भी चाहते हैं कि नहीं हम कब्जा कर लेंगे। कैसे चलेगा, जिससे कि हमारा पूरा जुड़ा हुआ था नेटवर्क, यानी हम पाकिस्तान से फिर पूरे सेंट्रल एशिया में घुस रहे थे। आप बताइए, हर जगह आप घुस जाएंगे। वो हमारा गुजरात से जोड़ रहा था, यानी किसी कंट्री को आप डेवलप होने नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या है दुनिया में, ये सोच रहा है दुनिया में, और इसका जवाब जिनको मिलने वाला है ट्रम्प साहब को। ठीक है। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान, रिटायर्ड, बहुत आपका शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। डॉक्टर जाकिर और मोहम्मद अमीन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चूंकि इस पे हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचने की अभी बात ही नहीं है, ये सिर्फ एक जो हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। हमारी कोशिश होगी कि जो भी डेवलपमेंट है उसके साथ हम आपके साथ जरूर हाजिर होंगे और आपको ये बताते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, हमें दे इजाजत। मोदी के मन की